अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मनीज़ा मोइन। एक नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। ट्रंप का इकरार, भारत की शिकस्त पर मोहर सब्त। पाक भारत जंग में 5 तैयारे गिरे। पाक फजाइया ने एयर शो के साथ आवाम के दिल जीत लिए। ग्रुपों में तकसीम, तहरीक इंसाफ के साथ आवाम खड़ी होगी। पीटीआई और अपोजिशन के दरमियान मुआहिदा खत्म हो सकता है। पीटीआई सूबाई क़यादत ही नहीं, कौमी क़यादत में भी खलीज वाज़े। कोहिस्तान स्कैंडल केपी करप्शन का गढ़ बन गया। करंट अकाउंट सरप्लस 2.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया। हुकूमत का दावा, पहले गंदम, फिर चीनी और अब पेट्रोल। अवाम का मुकद्दर महंगाई। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज। इसी पर बात करने के लिए पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सलमान आबिद साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, और हमें मजहर बरलास साहब भी स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। जबकि शहर क़ायद कराची से सायरा बानो हमारे साथ मौजूद हैं और सियासी रहनुमा हैं। नाज़रीन, आप भी जानते हैं कि भारत किसी तौर पर भी शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं था, लेकिन हर आलमी फोरम पर भारत को हजीमत उठाना पड़ रही है और पाकिस्तान ने एक और एजाज अपने नाम किया है। आपको मजीद इसकी तफसील बताते हैं। पाकिस्तान मुखालिफ ताकतों को रुसवाई और जिल्लत का सामना है, जहां रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू जैसे मोतबर फजाई शो में ये कामयाबी पाक फजाइया की काबिलियत को तस्लीम किए जाने का सबूत है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाक भारत जंग में 5 तैयारों के गिरने का जिक्र कर कर पूरी कौम के लिए सीना तान कर जीने और दुश्मन से आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करने की हैसियत को मनवाता भी है। अमरीकी सदर का बयान भारत के खिलाफ कितनी बड़ी कामयाबी है। तो इसी पर सबसे पहले मजहर बरलास साहब की राय ले लेते हैं। बरलास साहब, आप मुझे बताएं कि ये जो रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू हुआ और उसमें पाकिस्तान के PAF के तैयारे ने पहली पोजीशन भी हासिल की और पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान के किस तरह के तैयारे मौजूद होते हैं। तैयारे तो सभी बनाते हैं, लेकिन जिसने मैदान मारा है वो पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा है। मनीज़े, इस बड़ी कामयाबी से पहले मैं एक और बात करना चाहता हूँ। ये तो ज़ाहिर खुशी का लम्हा है हर पाकिस्तानी के लिए, लेकिन इससे पहले भी आप देखें कि हमारी जो एयरफोर्स है उसकी तारीख़ कामयाबियों से भरी पड़ी है। क्या दुनिया भूल गई है कि MM आलम ने जो रिकॉर्ड कायम किए थे, सीसल चौधरी ने, असगर खान ने और नूर खान ने, किस किस का नाम लूँ। पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो रिकॉर्ड आज से 60 साल पहले कायम किए थे वो भी नहीं टूटे। और आज अगर पाकिस्तान ने देखिए ये रॉयल शो में पहली पोजीशन ली है, तो जो पहली पोजीशन लेता है उसके लिए तालियां पाकिस्तान से ही नहीं बजी, पूरी दुनिया से बजी हैं। और पूरी दुनिया देख रही है पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है और पाकिस्तान के जहाज़ जो हैं उनको देख रही हैं। देखिए, जहाज़ तो अमेरिका भी बनाता है, जहाज़ बरतानिया भी बनाता है, फ्रांस भी बनाता है, चीन भी बनाता है, रूस भी बनाता है। लेकिन एक बात और टेक्निकल है कि जहाज़ उड़ाने वालों को भी देखा जाता है। आपको याद होगा कि 2 माह पहले दुनिया भर के अखबारात भरे हुए थे, दुनिया भर का मीडिया भरा हुआ था इस बात से, और कहा जा रहा था कि फ़ज़ाओं के बादशाह हैं पाकिस्तानी पायलट, फ़ज़ाओं के बादशाह हैं। आज उन बादशाहों ने फिर साबित किया है कि जो 2 माह पहले इंटरनेशनल मीडिया का मौक़िफ़ था वही दुरुस्त है। और आज पाकिस्तान की ये कामयाबी जो है, जो पहली पोजीशन है पाकिस्तान की, इस पे ना सिर्फ पाकिस्तानी खुश हैं बल्कि पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले वो ममालिक भी खुश हैं जो पाकिस्तान से तावन चाहते हैं, जो पाकिस्तान से जहाज़ खरीदना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के साथ दफाई मुआहदे करना चाहते हैं। और एक बात मैं और करता चलूँ कि इस आपका वक्त मुकम्मल हो गया। जनूबी एशिया के खिते में श्रीलंका बहुत खुश है, बांग्लादेश, मालदीव, ये सारे ममालिक खुश हैं जिन पे भारत ने बड़ी धाक बिठाई हुई थी ना, वो ममालिक खुश हैं आज। बिल्कुल, उनकी ढाक बिठाई हुई थी और पाकिस्तान का डंका बज रहा है। क्या बात है। लेकिन मुझे जानना ये है कि आज शहजाद हुसैन भट्ट साहब ये संदूर के रंग के कपड़े क्यों पहन कर आए हैं? क्या सूझी आपको शहजाद भट्ट साहब? शुक्रिया मनीज़े। असल में जो आप सवाल कर रही हैं, जो पूछना चाहती हैं, वो ट्रंप वाली जो गुफ्तगू है आपकी, ये गुफ्तगू वाइट हाउस में रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस से खिताब करते हुए ट्रंप ने बात वाज़ेह तौर पे कही है कि जी 5 तैयारे मार गिराए गए हैं। अच्छा, सबको ही पता है अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो पूरी दुनिया को पता है कि भारत के 5 तैयारे गिराए गए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि अमरीकी सदर जो कि एक ऑथेंटिक आदमी है वो ये बात क्लेम कर रहा है और तस्लीम कर रहा है कि 5 तैयारे गिराए गए। इसलिए ये बात के बाद
मेरा ख्याल है जो आपने संदूर की बात की है, तो ट्रंप ने मोदी की मांग में संदूर भर दिया है। ये मेरा ख्याल है, एंड पर आके जरूर फिक्र कहिएगा, आपको शायद पसंद आए। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि 5 बड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं भारत को। पहली प्रॉब्लम है भारतीय प्रोपेगेंडा जो है वो नाकाम साबित हुआ है। पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का स्पॉन्सर था, वो बात तो अब हो गई ना, भारत तेरी खत्म। एक दूसरा, पाकिस्तान के साथ तनाजात, तीसरी रियासत, कोई पहलवान नहीं है, मैं नहीं मानता किसी को, अमेरिका को माना, दूसरी शिकस्त। तीसरा मसला कश्मीर अब आलमी सतह पर मुनीज़े आ चुका है। और चौथा पॉइंट अगर आप गौर करेंगी तो भारत का यह दावा भी नाकाम हुआ है कि वो पाकिस्तान को जब चाहे जेर करने की फौजी सलाहियत रखता है, वो भी खत्म। और पांचवा आखिरी फिक्रा है, भारत के सरकारी हलकों ने जो फौजी शिकस्त को तस्लीम नहीं किया, अब आप देखें कि ये एक ऑथेंटिक स्टैंप आ गई है। मुकम्मल हो गया है। शहजाद भट्ट साहब, मुझे सायरा बानो साहिबा को अगर आप कहती है तो मैं स्टैंप नहीं लगाता, लेकिन स्टैंप बड़ी सोहनी सी मेरी अगर लगाने का मौका देती, ये चल लगा दी सायरा बानो जी। जहां तक स्टैंप लगाने की बात है तो भट्ट साहब, वैसे पाकिस्तान ने तो ये स्टैंप लगा दिया भारत के ऊपर, और ये स्टैंप शर्मिंदगी की स्टैंप है, शिकस्त की स्टैंप है। सायरा बानो साहिबा खामोश है, उनसे भी बात कर लेते हैं। सायरा जी, आप ये देखें कि भारत को एक बार फिर से एक आलमी फोरम के ऊपर शिकस्त से दो चार किया गया, और अमरीकी सदर ने रियलाइज करवाया कि भाई आपके 5 तैयारे मार गिराए हैं पाकिस्तान ने। लेकिन मैं चाहती हूं आप इस बारे में भी बताएं कि पाकिस्तान का जो C-130 तैयारा नंबर 1 का टाइटल जीत कर आया है, क्या कहती हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। मुनीज़े, बरलास साहब ने और भट्ट साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। मतलब ये तो हमारे लिए वो कहते हैं ना कि फख्र का मुकाम है। और जैसे बरलास साहब ने कहा, ये अब से नहीं है, ये जब से ये हमारे शाहीनों ने वो कहते हैं ना कि एक तारीख रकम की है, और ये बताया है कि वो कहते हैं ना कि उड़ान भरने के लिए अच्छे तैयारों के साथ जज्बा भी होना चाहिए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इन शाहीनों के पास है और हमारे लिए फख्र का मुकाम है। उससे पहले आप बात कर रहे थे कि भाई वो इंडिया के उस पे अब तो ट्रंप ने भी कह दिया और ये कह दिया, वो कह दिया। वो हमें पता था, हमें किसी की सनद की क्या जरूरत, हमें पता है अपनी क्या कहते हैं फिजाइया के बारे में भी, और हमारे जो कहते हैं कि शाहीन या हमारे किसी भी वो कहते हैं ना कि ये तमाम इदारों में वो बड़ी फौज हो, बहरी हो, फिजाई हो, उनकी इस जो सलाहियतों का हम लोगों को पता है। ठीक है, सायरा जी का पॉइंट आ गया है। सलमान आबिद साहब, आप मुझे ये बताएं कि 23 बार अमरीकी सदर ये बात बावर करवा चुके हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जंग बंदी करवाई। अब की बार इस बयानिए से पाकिस्तान के बयानिए को कितनी सपोर्ट मिलती है? देखें, बात यह है कि जब अमरीकी सदर कोई बात करते हैं तो उसकी आलमी दुनिया में बड़ी पजीराई होती है और लोग उसको अहमियत देते हैं। अब बार बार अमरीकी सदर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने पाक भारत जंग के दौरान अपनी बरतरी साबित की है, और अपनी दिफाई बरतरी भी साबित की है, और अपनी सियासी सलाहियत या सफारती सलाहियत को भी साबित किया है। तो ये जो अब आज जो ट्रंप ने बात की है, ये भारत के लिए एक और बड़ा धचका है, ना सिर्फ उसकी दिफाई हिकमत अमली के ऊपर, उसकी डिफेंस के ऊपर, बल्कि उसकी सफारतकारी के ऊपर भी। और ये जो बयान है उसका डोनाल्ड ट्रंप का, ये आलमी दुनिया में पाकिस्तान की हैसियत को एक और नए अंदाज से पेश कर रहा है, और दुनिया इसको पजीराई दे रही है कि पाकिस्तान ने अपनी बरतरी भारत पर साबित की है, जो कि बहुत से लोगों का ख्याल था कि पाकिस्तान कमज़ोर पोजीशन पे खड़ा हुआ है, भारत बड़ी मजबूत पोजीशन पे खड़ा हुआ है। और फिर जिस तरह से ये एयर फ़ज़ाइया की बात आपने की है, एयरफोर्स की बात की है, इसकी बरतरी भी जाहिर करती है कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम जो है वो बहुत मजबूत है, पूरी दुनिया में उसकी पजीराई हो रही है। असल में मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि पाक भारत कशीदगी के बाद एक नई दुनिया आबाद हुई है, जिसमें पाकिस्तान को एक नए तनाजुर में देखा जा रहा है, और पाकिस्तान का जो तवाज़न था जनूबी एशिया में वो बिल्कुल तब्दील हो गया है। अब दोनों पाकिस्तान और भारत को लोग एक मुतवाज़न और एक बराबरी की बुनियाद पर चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, और पाकिस्तान का जो कॉम्प्लेक्स था कि शायद पाकिस्तान उस पोजीशन में नहीं है, उस पाकिस्तान ने उस बुत को तोड़ा है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जब बार बार ये बात करते हैं तो ये भारत की सफारतकारी के ऊपर एक बहुत बड़ा धचका लगता है, और भारत को आलमी दुनिया में एक डिफेंसिव पोजीशन पे जाना पड़ रहा है। और आज भी भारत पाकिस्तान के मुकाबले में एक डिफेंसिव पोजीशन पे खड़ा है, जहां उसके अभी मैं द इकोनॉमिस्ट का जरीदा देख रहा था, इकोनॉमिस्ट ने भी 3 मिनट है। मैं चाहती हूँ कि आप सब इस पर मुझे क्विक रिस्पॉन्ड कर दें, मुझे ये बता दें। मैं मजहर बरलास साहब आपसे चाहूंगी कि आप आगाज करें, मुझे बताएं कि पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के इस स्टेटमेंट को पूरी दुनिया में किस तरह कैपिटलाइज कर सकता है अगेंस्ट इंडिया।
देखिए, एक बात जो सलमान साहब ने की है ना कि इससे पाकिस्तान की हैसियत बढ़ी है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हैसियत इससे कहीं पहले बढ़ चुकी थी जब पाकिस्तान ने इंडिया को डिफीट थी। 3-4 रोज़ पहले श्रीलंका ने, बांग्लादेश ने, मालदीव ने इंडिया से दफाई मायदे किसी शौक से ख़त्म नहीं किए, इसलिए किए हैं कि वो इंडिया की सलाहियतों से वाकिफ़ हो गए हैं। उनको पता चल गया कि इंडिया के तो पल्ले ही कुछ नहीं, तो इसलिए वो पाकिस्तान की तरफ उन्होंने रुख किया है। बहुत से ममालिक पाकिस्तान की तरफ रुख कर रहे हैं, पाकिस्तान के जहाज़ खरीदना चाहते हैं। बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारे पायलट्स को ट्रेनिंग दें पाकिस्तानी लोग। ये है पाकिस्तान की असल कामयाबी कि पाकिस्तान से दफाई मायदे करने जा रहे हैं बहुत से ममालिक। अच्छा ठीक है, शहजाद भट्ट साहब। मुनीज़े, इसमें देखें सिंपल सा फार्मूला है। ये अमेरिका 5 तैयारों की जो बात कर रहा है, ये अपनी शर्मिंदगी भी मिटा रहा है। अमेरिका के 2 पहलवान थे, एक भारत, एक नेतन्याहू, इसराइल। सवाल ये था ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, इन तीनों ममालिक का इत्तेहाद बनाकर अमेरिका ने बनवाया चाइना के खिलाफ, और वो ये चाहता था कि इसको रगड़ा दे। अब साबित हो गया पाकिस्तान को रगड़ा नहीं दे सका इंडिया, वो तो वही शिकस्त हो गई। चाइना तो दिल्ली दूर है, उसको तो पुरानी बात हो गई ना, उसको तो छेड़ ही नहीं सकता। उधर से नेतन्याहू मार खा रहा है ईरान से। इन हालात में अब ट्रंप साहब शर्मिंदा होकर ये लफ्ज कह रहे हैं कि 5 तारे गिरे थे और सिंदूर भर रहे हैं मोदी की मांग में। अच्छा ठीक है, सायरा जी आप इस बारे में क्या कहना चाहती हैं? हाँ नहीं जी, पाकिस्तान की कामयाबी है, हमारे इदारों की कामयाबी है। इसके साथ अगर हमारे मुल्क में एक अवामी हुकूमत हो और इंसानी हकूक की बालादस्ती हो, अवाम की बालादस्ती हो, तो 4 चांद लग जाए। तो बाकी चीज़ों को भी देखना चाहिए। इसके अलावा और मैं क्या कह सकती हूँ। आप सलमान जी आपने बज़ाहिर तो अपनी मर्जी का जवाब दिया है। सायरा जी बज़ाहिर आपने अपनी मर्जी का जवाब दिया है। मैं तो आलमी मंजरनामे पर जानना चाह रही थी कि क्या किया जा सकता है पाकिस्तान की तरफ से, अमरीकी सदर के इस बयानियों को किस तरह से लेकर आगे जाया जा सकता है। खैर मगर कोई बात नहीं। सलमान आबिद साहब आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात यह है कि मैं ये कह रहा था कि जो कुछ अमरीकी सदर ने कहा है उसका एतराफ़ दी इकॉनमिस्ट ने अपने जरीदे में भी किया है, और इकॉनमिस्ट ने लिखा है कि पाकिस्तान ने भारत के मुकाबले में अपनी बर्तरी साबित की है, दिफाई मामलात में भी और सफारतकारी के मामलात में भी। और उसने ये भी लिखा है कि बाकायदा भारत को काफ़ी हजीमत उठानी पड़ी है इस पूरी एडवेंचरिज्म की पॉलिटिक्स में। तो अब आप देखिए कि इंटरनेशनल मीडिया भी भारत के ऊपर चढ़ाई कर रहा है और भारत के जो एडवेंचर है उसको शदीद तनकीद का निशाना बना रहा है, और साथ साथ वो ये इस बात का भी इतराफ़ कर रहा है कि दुनिया ने पाकिस्तान को गलत समझा था या पाकिस्तान को कमज़ोर समझा था। पाकिस्तान एक उभरती हुई ताकत है और उस ताकत का मुजाहरा पाकिस्तान ने पाक भारत कशीदगी के दौरान किया। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान ने देखिए कोई ऐसा खुद से इनिशिएटिव नहीं लिया। पाकिस्तान ने जो कुछ किया एक रद्द अमल की सियासत में किया और एक रिस्पॉन्स दिया जो इंडिया ने किया। तो इसलिए पाकिस्तान की सफारतकारी को भी पसंद किया जा रहा है कि पाकिस्तान का जो इस वक्त पॉलिसी थी वो जंगी बुनियादों पर, जंगी अज़ाइम पर बुनियाद नहीं थी। पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी के बुनियाद के ऊपर एक मामलात को कूल डाउन करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने क्योंकि एक हमला किया तो फिर उसका जवाब पाकिस्तान को देना पड़ा और उसमें फिर भारत को काफ़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। ख्याल है कि अब शायद भारत थोड़ी देर होश के नाखून ले ले और तहम्मुल से बैठ जाए, मगर ये मेरा ख्याल ही है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक दिखाई नहीं देता। मगर जो सलमान आबिद साहब बात कर रहे हैं कि द इकोनॉमिस्ट ने कोट किया है कि पाकिस्तान ने दिफाई महाज पर, सफारतकारी के महाज पर भारत को शिकस्त दिखाई है, तो ये असल में पाकिस्तान की कामयाबी है। और बिल्कुल जैसे सायरा जी ने कहा कि इस महाज पर तो हम कामयाब हो गए हैं, लेकिन हमें मुल्की सतह पर कामयाब होने की बहुत ज़रूरत है। अभी चलते हैं ब्रेक पर और वापस आएंगे तो बात करेंगे ग्रुपों में तकसीम, तहरीक इंसाफ के साथ अवाम खड़ी होगी या नहीं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। सेनेट इंतखाबात होने वाले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तहरीक की तैयारी कर रही है, ऐसे में कन्फ्यूजन का शिकार भी दिखाई दे रही है। एक तरफ क़यादत है तो एक तरफ बानी तहरीक इंसाफ के स्टेटमेंट्स हैं। हो क्या रहा है इसकी तफसील कुछ इस तरह से है कि तहरीक इंसाफ सेनेट इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट करेगी या नाराज कारकुनों के हाथों मजबूर होकर मुकाबला करेगी। इत्तलात हैं कि अगर आज़ाद हैसियत में मुकाबला होता है तो तहरीक इंसाफ को बड़ा अपसेट देखने को मिल सकता है। क़यादत जो फैसला करेगी वो केपी में तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल तय करेगा।
लेकिन ग्रुपों में तकसीम तहरीक इंसाफ जो तहरीक की तैयारियां कर रही है, उसके जवाब में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी तैयारियों का इंदिया दे रहे हैं। सेनेट इंतखाबात हो या इमरान खान की जेल से रिहाई या फिर तहरीक, पीटीआई कंफ्यूजन का शिकार है। इस कंफ्यूजन और तकसीम में अवाम क्या तहरीक इंसाफ का साथ देगी? मजहर बरला साहब, ये अपने आप में ही एक बड़ा सवाल है। हम देखते हैं पार्टी की तैयारियां चल रही हैं, दूसरी तरफ वजीर दाखिला भी तैयारियों का इंदिया दे रहे हैं। पब्लिक का रद्द-ए-अमल क्या होगा इस पर? पब्लिक तो इमरान खान के साथ है। पब्लिक इमरान खान की आवाज़ पे लबैक कहेगी और उसमें हालात जो है ना पब्लिक के लिए जो मुश्किल बनाए हुए हैं हुक्मरानों ने, उसका ज़्यादा कसूर है। वो इमरान खान के साथ जुड़ने पर मजबूर कर रहे हैं हालात लोगों को। बाकी जो इख्तलाफात हैं, पार्टियों में इख्तलाफात होते हैं। और जो आपने नकवी साहब का हवाला दिया, देखिए वो एक SHO बलूचिस्तान में ले जाएं, वहाँ के हालात ठीक कर दें। एक SHO वज़ीरिस्तान में भी ले जाएं, वहाँ भी हालात ठीक कर दें। और कच्चे के डाकुओं के लिए भी कोई एक SHO, और एक SHO मेरा ख्याल है सायरा जी इत्तेफाक करेंगी, कोई कराची में भी एक SHO चाहिए। तो 5-6 SHO भर्ती कर लें, चूँकि वो तो कहते हैं कि जैसे मर्जी हालात हों एक SHO की मार है। तो भाई वो SHOs कहाँ हैं? वो लाएँ SHOs। कौम को तो अमन चाहिए। मोहसिन नकवी साहब अपना काम तो कर लें, अमन तो बहाल करें। वज़ीर दाखिला का क्या काम है अमन व अमान को बहाल करना? देखिए मैं रहमान मलिक साहब मरहूम की तारीफ़ करने पर मजबूर हूँ कि वो जहाँ कहीं भी कोई वाक़या होता था, रहमान मलिक मरहूम वहाँ पहुँचते थे और बेहतरीन वज़ीर दाखिला का किरदार उन्होंने अदा किया। दुरुस्त फरमा रहे हैं शहजाद भट्ट साहब। एक रिफ्ट पार्टी के अपने अंदर ही पैदा हुई हुई है, जिसमें कि बताया जा रहा है तकरीबन 28 MPs हैं जो अली अमीन गंडापुर से नाराज हैं, और जिसकी बुनियाद पर अली अमीन ये चाहते हैं कि ऐसे ही इंतखाबात हो जाएं और कोई भी कंटेस्ट ना किया जाए। तो अब आपको क्या लगता है, क्या यही है इसके पीछे रीजन? देखिए काबिल एहतराम मुनीज़े मोइन, मैं दो बातें करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है, अभी मेरे काबिल एहतराम भाई बरला साहब फरमा रहे थे आवाम सारी साथ है, और यार आवाम तो पब्लिक जो है वो भुट्टो के साथ भी थी। अवाम पब्लिक उस वक़्त लाहौर एयरपोर्ट पर जब नवाज शरीफ उतरे तब भी उनके साथ थी। लेकिन मसला सिर्फ ये है, मसला पेट्रोल का है। वो पेट्रोल जो मोटरसाइकिल गाड़ियों में नहीं पड़ता और लोग उन तक अपने कायदीन के पास नहीं जा पाते, और जा भी नहीं सकते, वो सिर्फ घरों में बैठ सकते हैं, सोशल मीडिया पे हो सकता है। हाँ, कल को अगर वोट देने पड़े तो पॉपुलैरिटी के हवाले से वहां तक बरला भाई की बात ठीक है। अब आपका जो फिक्र है उसमें सीधा दो लफ्ज है मुनीज़े, पीटीआई मजीद सीटें सेनेट में नशिस्तों से महरूम हो सकती है। मैं वाज़ेह तौर पर आपको कह रहा हूं, ये जो 6-5 का फार्मूला है, ये जो हुकूमत के साथ मामला तय हुए 6 तेरियां तो 5 मेरियां, वो वाला फार्मूला टूटने पर आ चुका है। आज तक की रिपोर्ट, कल क्या होता है मेरे पास नजूमी नहीं हूं, लेकिन आज तक का मामला खत्म हो चुके हैं। और उसकी वजह सिर्फ ये है मुनीज़े, अगर गंडापुर साहब के पास, गौर साहब के पास इतने ही जो अरकान असम्बली हैं वो मेरे कंट्रोल में है, तो मुझे क्या जरूरत है अपोजिशन से इत्तेहाद करने की, नून से, फजलुर रहमान से? मुझे क्या जरूरत है? जब मेरे अपने कबूतर ही मेरे कंट्रोल में नहीं है मुनीज़े, तो फिर ही मैं जाकर दूसरों से बात करूंगा ना। और आखिरी फिक्रा एक ले लें, सीधा फिक्रा है, 13 से 15 MPA जो है वो आज तक की रिपोर्ट इरफान सलीम को वोट देंगे। मैं को हवा में बात नहीं कर रहा, कैलकुलेट करके मैं नाम आपको बाज़ाब्ता बता सकता हूं। मैंने को 150 की बात देखी, 13 से 15 रिकॉर्डिंग जरूर रखिएगा। जी मुनीज़े जी, 13 से 15। अच्छा, 13 से 15 का फिगर आप दे रहे हैं। सायरा जी आप मुझे बताएं, नोटों के बैग खुल गए हैं और वो जो क़यादत के कारकुनान थे या जिनके ऊपर इन्हिसार किया जाता था, बुनियादी तौर पर रहनुमा जिनको सपोर्ट हासिल थी कारकुनान की, वो कहीं बैक ऑफ करते नजर आ रहे हैं, और जिनको नवाजा जा रहा है वो चेहरे हैं जिन पर ये कारकुनान इतना एतमाद नहीं करते। आप मुझे बताएं, ये मसाइल आगे बढ़ते जाएंगे क्या? मुझे सबसे पहले तो अगर मैं तज्जियाकार होती है, दानिश्वर होती भट्ट साहब की तरह, तो मैं खामोश रहती। जो आपने पिछले 2.5 साल में देखा, 2.5 साल में देखा, मैं कोई उनकी वकील नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके से एक पार्टी के निशान ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कायद को कर लिया, कायद से मिलने नहीं दिया जा रहा, पार्टी में एक किस्म का क्योस क्रिएट कर दिया, उसके बाद उनसे उनकी मखसूस नशिस्तें ले ली,
और लूट के माल पे ये तमाम बिना रीढ़ की हड्डी के रेंगते हुए सियासतदान दांत निकाल कर अपने हिस्से की बात कर रहे हैं, उस पे मेरी ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, मेरा ये मैसेज सेव कर लेना, इसको संदूकड़े में रख लेना, इसको कबड़ में रख लेना, मुझे नहीं समझ आती। अब वो जिन्होंने ये सारा तब से लेकर अब तक का मसला खड़ा किया है, तो आगे हालात उनके लिए वर्स से वर्स होते जाएंगे। जो एक पार्टी के साथ इतना कुछ हो गया जो तारीख में किसी पार्टी के साथ नहीं हुआ, तो वो हम क्या, आप और हम क्या, वो लोहे या फौलाद के तो बने नहीं हुए। आप जहां कारकुनों की बात कर रहे हैं, किस तरीके से घरों में घुस जाते हैं, चादर चार दीवारी पकड़ के मार दिया। अदालतें तो ऐसी हैं कि जिस पुलिस वाले ने टेबल के नीचे सुन के ये सारी साजिश सुनी थी, पता चला वो छुट्टी पर है, फिर पता चला ये हो गया। कोई खुदा का खौफ कर ले, बाकी ये सारी चीजें इसी तरह होती हैं। हाँ, आपने कहा कि ब्रीफ केस के मुंह खुल गए, तो ये तो जाहिर है पैसा तो अभी इस वक्त की जो पाकिस्तान की जो सियासत और सारी हो, ये हकीकत है। जब बड़े बड़े मतलब सबको पता होता है जो रिजीम चेंज में क्या हुआ, मंडियां लगी और सारा कुछ हुआ, तो कैसे ये कर सकते हैं? यानी कि ये सियासतदान अपने और अपने औलाद के फायदे के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए हमें चीनी का टीका लगा सकते हैं, हमें गंदम का टीका लगा सकते हैं, हमें आईपीपीएस का टीका लगा सकते हैं। अभी जो वजीर दाखिला की बात चल रही थी, वजीर दाखिला कौन है? वो पीसीबी चेयरमैन है, वजीर दाखिला है या कौन है वो? जहां मुल्क में ये हालात चल रहे हैं, वहां पर बैठ के तज्जिए करना निहत्ते कारकुनों पे, जिनको कुछ समझ नहीं आ रही, जिनको ये बावर करवाया जा रहा है कि मरते मर जाओ, तुम्हारा लीडर नहीं निकलेगा, तुम्हारे लीडर से नहीं मिलने दिया जाएगा, लोगों को उठाया जाएगा। वहां पर इस किस्म की हम लोग घरों में आराम से बैठ के ये तज्जिए देते भी अच्छे नहीं लगते। हम और कुछ नहीं कर सकते, इस हुकूमत वक्त के खिलाफ बात नहीं कर सकते, तो इंसान खामोश ही रह ले। जी अच्छा ठीक है सायरा जी, आपका पॉइंट आ गया है, लेकिन मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहती हूँ कि बारहा अगर ये कहकर क्रिटिसाइज किया जाए कि हमें ये नहीं करने दिया जा रहा, हमें वो नहीं करने दिया जा रहा, हमारे घरों में घुस गए, ये हो गया वो हो गया, तो जब आप हुकूमत में थे आपने हुकूमत गिराई क्यों थी? नहीं थी गिरानी, चलानी थी हुकूमत। नहीं कहना था कि मैं तो डिक्टेशन ले रहा था और मैं हुकूमत इस तरह से चला रहा था। ये दोनों स्टैंसेस इकट्ठे पेश किए जाएं तो फिर बेहतर लगते हैं। मैं सलमान आबिद साहब आपकी तरफ आना चाहती हूँ, आप मुझे बताएं, सलमान अकरम राजा और अली अमीन, बज़ाहिर ये दो ग्रुप्स नजर आ रहे हैं। अली अमीन कह रहे हैं कि हम बिला मुकाबला इंतखाबात जीत जाएंगे, जबकि सलमान अकरम राजा उसके बरक्स खड़े हमें दिखाई दे रहे हैं। इस पर रोशनी डालिएगा, साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं हम भी तैयारी करेंगे, एक तहरीक की तैयारी आप कर लें। देखें, जिसने ये बसात बिछाई है ना बिला मुकाबला की, इंशाअल्लाह ये तमाम के तमाम लोग बिला मुकाबला इलेक्ट हो जाएंगे। कोई बड़ा मसला नहीं होगा। जो इस वक्त के आपको बहरान नज़र आ रहा है, सारी सियासी जमातों ने किसी के कहने पर यह इत्तफाक़ राय हासिल किया है और एक मफाहमत की सियासत जो है उसकी बुनियाद डाली जा रही है। और मफाहमत की सियासत क्या है? जो काम इलेक्शन के अंदर नोटों की बोरी खुलना था, वो उससे पहले नोटों की बोरी खुल गई, को टिकट भी जारी कर दिए गए, तो नोटों की बोरियां तो खुल गई हैं। असल में अगर पीटीआई ने इसी तरह की मफाहमत करनी है तो फिर पीटीआई जो है वो कौमी असम्बली में भी मफाहमत कर ले, पंजाब में भी मफाहमत कर ले, कौमी सियासत में भी मफाहमत कर ले। कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे तय करना है तो फिर लड़ाई किस बात की है? गिव एंड टेक कर लें, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठ जाएं, कुछ मामला तय कर लें, क्योंकि इक़्तिदार की बंदर बांट का खेल तो पहले से इस्लामाबाद में जारी है ना। उसमें अगर एक नया फरीक पीटीआई भी शामिल हो जाए तो क्या मसला है? मसला यह है कि कोई असूल भी तो तय करे ना पीटीआई। ये जो इस वक्त मफाहमती ग्रुप है पीटीआई का, वो इमरान खान के बयानिए या बानी पीटीआई के बयानिए से तो बिल्कुल एक अलग पोजीशन लेके खड़ा हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि पीटीआई के अंदर जो लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई वो जो मफाहमती ग्रुप है और जो रेजिस्टेंस का ग्रुप है उसके दरमियान जो है आपको लड़ाई नजर आ रही है। और इस लड़ाई का नुकसान बहरहाल पीटीआई के उस बयानिए को होगा जो बानी पीटीआई का बयानिया है। ठीक है सलमान आबिद साहब, आपका आगे है, लेकिन एजेंडा तो एक ही होता है और एजेंडे में तो कोई दो राय मौजूद नहीं है। तो इस जमात का एजेंडा ये था कि हम बिल्कुल भी सियासी मुकमका नहीं करेंगे और मेरिट पर किसी तौर समझौता नहीं करेंगे, और हो क्या रहा है ये आप भी देख रहे हैं। खैर, केपी में जो मेरिट का सिस्टम है उस पर भी बात करनी है। फ्रॉड स्कैंडल हम सबके सामने है, कोहिस्तान जो स्कैंडल है उसमें हुआ क्या है, उसके हकाइक क्या है। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ये भी आपके सामने रखेंगे। के बाद खुशामदीद। केपी के करप्शन का गढ़ बन गया है, कोहिस्तान स्कैंडल भी आपके सामने है और इस खबर की तफसील कुछ इस तरह से है कि केपी सूबे में करप्शन, तहरीक इंसाफ
और बानी इमरान खान का करप्शन खत्म करने का दावा था, लेकिन उसके हकाइक बरक्स हैं। कोहिस्तान मेगा स्कैंडल। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहिस्तान में मेगा करप्शन स्कैंडल में मुख्तलिफ महकमों के गिरफ्तार मुलाजिमीन की तादाद 9 तक पहुंच गई है। 40 अरब के इस स्कैंडल ने हुकूमती दावों और केपी में गवर्नेंस के बदतरीन निजाम को एक्सपोज कर दिया। सवाल यह है कि करप्शन में मुलविस अफराद को किनका आशीर्वाद हासिल था। साथ ही जिक्र होगा $2.5 अरब सरप्लस का और मुल्क में गंदम चीनी स्कैंडल के बाद आसमान को छूती अशिया जरूरिया की कीमतों का। तो सायरा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सायरा जी, आप बताएं, वो जो कहते थे कि हमारे सूबे में करप्शन नहीं होगी, वहां से बड़े बड़े स्कैंडल सामने आ रहे हैं। गंदम हो, चीनी हो, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो और फिर अवामी रद्द अमल। क्या कहती हैं आप इस पर? क्या कह सकती हैं? जो इसमें मुलविस है उसको तो सजा मिलनी चाहिए। और स्कैंडल या आप उसकी बात करिए 2000, मैंने इसको इतनी डिटेल मुझे पता नहीं, 2022 में ये स्टार्ट हुआ था। मैं तो कहती हूँ कि जो जो इसमें मुलविस है उसका नाम आना चाहिए और उसको सजा मिलनी चाहिए। वैसे तो ये करप्शन और स्कैंडल पूरे मुल्क में फैले हुए हैं, लेकिन चूंकि आपने भी जैसे कहा ना कि तहरीक इंसाफ ये कहती है, तो वो कहते हैं कि ज्यादा नजरें उस तरफ हैं और ये होना चाहिए। मैं मतलब आपको इसमें ज़ाहिर है कोई किसी की सफाई या किसी की साइड तो नहीं मैं ले सकती। मैं तो कहती हूँ जितने भी करप्शन, मेगा करप्शन स्कैंडल हैं, वो भले वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि चीनी स्कैंडल हो, गंदम स्कैंडल हो, सिंध में जो चूहे गंदम खा गए उसका स्कैंडल हो, और ये कोस्तान स्कैंडल, मतलब मेरी तो फुटेज देख के आंखें खुल गई जिस तरीके से वो पैसा बिखरा हुआ था और वो चीजें थी। तो मैं कहती हूँ कि खुदा के वास्ते कभी तो हम सुने कि जिसने आवाम का ये पैसा खाया, ये ऐसे स्कैंडल आए, कभी तो वो कैफरे किरदार तक पहुंचे। वो किरदार ऐसे थोड़ी के मुख्तलिफ महकमों के जो छोटे अफसर हैं उनकी कुर्बानी देने के बाद जो बड़ी मछलियां जो उनके पीछे हैं उनको बचा लिया जाए। जैसे वो सवाती साहब ने ये कमेटी जब बुलाई और उसके बाद 2 कमेटी हुई और उसमें शायद मुजम्मिल असलम वगैरह और इन सबको बुलाया, फिर तीसरी कमेटी में गंडापुर साहब ने कहा कि इसको मैं चेयर करूंगा। भाई आप तो साइड पर होके बाकी सबको वो करने दें। और मैं कहती हूँ कि ये तमाम नाम, अभी सुना है कि कुछ 18 बड़े लोगों की गिरफ्तारी होनी है, लेकिन मैंने जो देखा है कि वो जो बड़े लोग होते हैं उनकी गर्दन मोटी होती है और जो कानून का जो शिकंजा है वो छोटा है। उसमें सिर्फ गरीब, वो कहते हैं ना कि जिनका ना आगा ना पीछा, उनकी पतली गर्दनें आती हैं, ये मोटी गर्दनों वाले छूट जाते हैं। तो खुदा के वास्ते हमारी तो वो कहते हैं ना कि जाते जाते दुनिया से कभी तो इस मुल्क में हम इंसाफ होता देखें, कभी तो देखें कि इन तमाम लोगों को सजा मिली है। और वो कहते हैं ना कि खेत को बचाने के लिए कोई कौवे लटकाने पड़ते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, चीनी स्कैंडल, कोस्तान स्कैंडल, गंदम स्कैंडल, एक आधे को तो लटका दे ताकि फिर आइंदा आने वालों को पता चले कि ये स्टैंडर्ड नहीं करना। सिर्फ कोस्तान पे फोकस तो रखें आप। सारा जी, चीनी स्कैंडल की बात है, 2022 में ये स्कैंडल मंजर आम पर आया था और 2019 से ये करप्शन का यहाँ पर बाजार गर्म था। और जहां तक आप कह रही हैं कि किसी एक को सजा हो जाए, किसी एक को क्यों हो, सारे के सारे लोगों को सजा होनी चाहिए। जो भी इसमें मुलविस है, जिसके हाथ इस खून में रंगे हैं, उन सबको सजा होनी चाहिए। जस्टिस का निजाम प्रिवेल करना चाहिए हमारे मुल्क में। लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप बताएं कि ये जस्टिस कब प्रिवेल करेगा? जब पूरे के पूरे मुल्क का दिवालिया हो जाएगा, जब हमारे खजाने खाली हो जाएंगे, कब दी जाएगी सजा? देखें काबिल एहतराम मुनीज़े, जो आप फरमा रही हैं कोहिस्तान स्कैंडल की अगर आप बात कर रही हैं, तो इसमें 40 अरब रुपए का ये स्कैंडल है, कुछ छोटा स्कैंडल नहीं है। और इसमें गिरफ्तार जो मुल्ज़मान हैं उनकी तादाद भी 9 हो चुकी है। अच्छा, जो गिरफ्तार अफराद हैं, 2 ठेकेदार हैं और बैंक मैनेजर हैं और XYZ, उनको एहतसाब अदालत में पेश भी कर दिया गया है। सवाल यहाँ ये है कि नैब ने 5 अरब रुपए की मशकूक बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए हैं, जिसमें गाड़ियाँ हैं, कोठियाँ हैं, लंबी कहानी है। लेकिन मुद्दे पर आते हैं। कहानी ये है कि इसमें 2 अफराद, आजम सवाती साहब और एक बहुत बड़ी ताकतवर खातून का नाम भी इसमें आ रहा है। ये 2 अफराद मरकजी मुल्ज़म के तौर पर मुबैना तौर पर सामने आ रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, नैब कह रही है। अब आगे चलते हैं। सवाल इसमें मुनीज़े ये है कि इसमें जितने अफराद पकड़े जा रहे हैं, और यार आप कोहिस्तान को जरा एक दफ़ा गौर तो कर ले, कोहिस्तान है क्या, स्कैंडल है क्या? और यार 4 पाई से मरीज बांध कर
उनको चारपाई, दरिया पार, वह दरिया है, दरिया से जो पार करते हैं ना, चारपाई पे लिटाते हैं, लोग उठाते हैं और उनको अस्पताल लेकर जाते हैं। ये कोहिस्तान की डेफिनेशन है। आप बात कर रही हैं मुनीज़ गवर्नेंस की, मुझे समझ नहीं आ रही, ये लोग इस पिच पर खेलते नहीं, ये तो एब्सोल्युटली नॉट, बस। और इनका सियासत से कोई तल्लक नहीं। और आखिरी फिक्रा सिर्फ ये है कि पीटीआई सारी सूबों को चोर चोर चोर, ये सब चोर कहती थी। अफसोस का मकाम है कि केपीके में भी ये लाता गया और अंडर द अम्ब्रेला ऑफ केपीके गंडापुर साहब की हो गई है, ये चीजें आ रही हैं, ये बाइस अफसोस है। लम्हा फिक्रिया मुनीज़े। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बातें लम्हा फिक्रिया हैं और बाइस शर्मिंदगी भी हैं एज पाकिस्तानी के यहाँ पर ये मामला क्यों पेश आते हैं। मतलब बरला साहब, आपको भी याद होगा, मॉडल सूबा बनाना था, करप्शन फ्री करना था, लेकिन 2018 के बाद हुआ क्या है? नीचे एक बात बड़ी ज़बरदस्त की है सायरा बानो ने कि हमारे यहाँ सज़ा नहीं मिलती। काश वो पापड़ वाले, वो फलूदे वाले और उनसे जुड़े हुए किरदारों को सज़ा मिल जाती। हमारे यहाँ ये जो सरकारी अफसरान हैं इनको कोई पूछता ही नहीं, चूँकि कमेटियों में ये बैठ जाते हैं, इन्हीं पे मुश्तमिल तहकीकाती कमेटियाँ बन जाती हैं। अब पंजाब में एक बड़ी सीट पर एक आदमी बैठा हुआ है, जब वो डीपीओ था किसी ज़िले में तो 70 करोड़ डकार गया, लेकिन उसको किसी ने पूछा तक नहीं। तो ये जो सर, अब ये केस जो है इसमें बुनियादी तौर पर एजी कसूरवार है। ये जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है, ये इदारा चारों सूबों में एक एक एजी देता है जो वहाँ का ऑडिट देखता है। इस सूबे में तो ऑडिटर, जब हुकूमत कह रही है कि जी ऑडिटर जनरल का ये जो एजी लगा हुआ है उसको देखें, मगर ये देखिए इससे पहले गंदम स्कैंडल हुआ जो अरबों पर मुश्तमिल है, उसमें कौन कौन मुलव्वस है, किसी को सज़ा नहीं मिली। ये जो चीनी स्कैंडल है, इसमें किसी ने पूछा 21 मिलें किसकी हैं, 16 मिलें किसकी हैं, 13 मिलें किसकी हैं, 11 मिलें किसकी हैं, ये फ़ायदे किसको पहुंच रहे हैं? ठीक है, पाकिस्तान में सज़ा नहीं मिलती। मैं एक सवाल करना चाहती हूँ और है ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन। सलमान आबिद साहब, आप मुझे ज़रा इसका कैलकुलेटिव जवाब दीजिएगा। वो गर्दनें जो बड़ी हैं, जिनका जिक्र सायरा जी ने भी किया, जो इस कानून के शिकंजे में नहीं आती, वो एक बार पकड़ी तो जाती हैं, उन्हें थोड़ा सा डेमो भी दिया जाता है, मगर उसके बाद जब वो किसी अच्छी कुर्सी पर बराजमान हो जाते हैं तो वो केसेस उसी तरह से फाइलें बंद कर दी जाती हैं, मामला दबा दिए जाते हैं और मुल्क की कमान या मुल्क की भागदौड़ उन्हीं हाथों में सौंप दी जाती है। तो फिर हम इस सिस्टम से एक्सपेक्ट कैसे करें कि ये सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा? देखें, बुनियादी बात यह कि इस मुल्क का रियासती निज़ाम कमज़ोर है, हुकूमती निज़ाम कमज़ोर है, माफिया का निज़ाम मजबूत है और इस माफिया के अंदर हुक्मरान तबकात भी शामिल हैं। जब हुक्मरान खुद कारोबार करेंगे, खुद मुनाफा पे जाएंगे, तो फिर वो अपने कारोबार को वसअत देंगे ना, कौम के बारे में थोड़ी सोचेंगे, लोगों के बारे में तो नहीं सोचेंगे। ये मसला सिर्फ कोहिस्तान तक तो नहीं है, आप पूरे पाकिस्तान के नगर नगर फिर लें, आपको करप्शन की और बदनवानी की और लूटमार की दास्तानें मिलेंगी। अब हम एक सूबे में पीटीआई तो नाकाम हो गई अपनी बैड गवर्नेंस के हवाले से, करप्शन के हवाले से, उसने काफ़ी चीज़ों पर नाकामी ले ली, लेकिन बाकी कौन से हमारे मुल्क के सूबे जो हैं शानदार तरीके से सूबे चला रहे हैं, वहाँ जो लूटमार मची हुई है बाकी सूबों के अंदर, उस पर भी हमें बात करनी चाहिए। पाकिस्तान का, मैं हमेशा से कहता हूं, ओवरऑल गवर्नेंस का निजाम फेल हो चुका है। यहां कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, यहां कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यहां कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, यहां कोई हुकूमत नहीं है जो जवाब दे सके, और ना कोई ऐसी हुकूमत है जो लोगों के मफादात के लिए काम करती हो। ये एक नेक्सस बन चुका है स्ट्रॉन्ग किस्म के लोगों का, जो पाकिस्तान के अंदर से दौलत लूटते हैं और फिर बाहर मुंतकिल कर देते हैं। ये जो खेल पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, इसको बंद होना चाहिए ना। ना इस पे सियासी जमातों का इत्तफाक है, ना इस पे जुडिशरी का इत्तफाक है, ना इस पे ब्यूरोक्रेसी का इत्तफाक है, तो फिर कौन किसको लगाम डालेगा? यहाँ तो सारी की सारी बंदर बांट हो रही है सरकारी वसाइल को अपने जाती मफादात के लिए इस्तेमाल करने के ऊपर, और सब इसके अंदर, इस गंगा जमुना के अंदर जो है ना अपने हाथ रंगे हुए हैं, और कोई इस वक्त मुल्क में करप्शन को दूर नहीं करना चाहता। सब कहते हैं जी करप्शन तो अब एक मसला बन गया है, इसकी समाजी कबूलियत होनी चाहिए। आप देखिए ना पाकिस्तान के किस किस पॉलिटिशियन के ऊपर इल्जाम नहीं है, किस किस ब्यूरोक्रेसी पर
इल्जाम नहीं है, लेकिन आपने कितने लोगों को जो है ना करप्शन पे सजा दी है। बात इतनी ही है कि तमाम अगर अपनी अपनी डोमेन में रहकर काम कर लें तो फिर सिस्टम को दुरुस्त किया जा सकता है। अगर यहाँ पर आइन की बालादस्ती हो तो फिर तमाम सूबे, खा वो पंजाब हो, केपी हो, सिंध हो या बलूचिस्तान, वहां पर मसाइल को हल किया जा सकता है। लेकिन आइन की बालादस्ती बहुत जरूरी है और इदारे अगर अपनी अपनी डोमेन में रहकर काम करें तो ही ये मुमकिन हो पाएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।